सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, इकोनॉमिक्स के जो मॉडल सेट नंबर 3 है, मॉडल सेट नंबर 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, आप लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, प्रश्न 15 से है, उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे और आसानी से समझेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का जो 1 से लेकर 14 नंबर तक है, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में कर चुके हैं हम लोग। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। करीब आप लोगों को 22 मतलब वीडियो बन चुका है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, सब्जेक्टिव साथ में ऑब्जेक्टिव। अगर वो वाला भी नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं 14 तक। आज करेंगे 15 नंबर से, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि देखिए यहाँ पर जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहा गया कि किन्हीं 3 प्रश्न को उत्तर दे, एक प्रश्न में मिलेगा आपको 5 अंक, यानी 3 × 5 यानी 15 अंक, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि अगर 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच मापने की अनुपातिक विधि को स्पष्ट करें। तो कीमत लोच क्या होता है? कीमत लोच होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। एकदम आसान है। क्या है मांग की लोच? मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। अर्थात देखिए, इसको गणितीय रूप में भी देख लेते हैं। मांग की लोच क्या है? यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ईडी बराबर मांग माइनस मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि मांग का नियम में विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांगी की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ईडी बराबर हो जाएगा माइनस मांग में परिवर्तन डिवाइड प्रारंभिक मांग इंटू 100। कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कर सकते हैं, कीमत में परिवर्तन डिवाइड प्रारंभिक कीमत इंटू 100 यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर मांग में परिवर्तन क्या होगा? माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइड प्रारंभिक मांग यानी Q1 डिवाइड कीमत में परिवर्तन माइनस P2 माइनस P1 डिवाइड P1 हो जाएगा, बराबर Q2 माइनस Q1 को यहाँ पर डेल्टा Q कर सकते हैं, इसलिए माइनस डेल्टा Q डिवाइड Q1। P2 माइनस P1 को यहाँ पर डेल्टा P कर सकते हैं, इसलिए डेल्टा P डिवाइड P1, ठीक हो। इसको अब आगे करेंगे तो ईडी बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा Q डिवाइड डेल्टा P इंटू P डिवाइड Q1, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग का अगर MCQ क्वेश्चन देगा, अगर मैथ देगा तो वो भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चिंता की बात नहीं, इसी चैनल में आप लोग का मैथ भी किया जाएगा, एकदम इकोनॉमिक्स का धाक तैयार किया जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर की संतुलन कीमत क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में यह कैसे निर्धारित होते कि संचित व्याख्या करें, ठीक है। देखिए, संतुलन कीमत क्या है? संतुलन कीमत में क्या होता है? मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। और जिस कीमत पर क्रेता किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, विक्रेता उसी कीमत पर उस वस्तु को बेचता है, उसे कहा जाता है संतुलन कीमत, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्रेता तथा विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं। जिस कीमत पर जितनी मात्रा क्रेता खरीदना चाहता है, उसी कीमत पर उनकी उतनी ही मात्रा विक्रेता बेचना चाहता है। यदि इस संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है तो मांग एवं पूर्ति बल आपस में इस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे कि संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पुनः प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसको अब तालिका से देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म का संतुलन तालिका के द्वारा जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर प्रति कीमत दिया गया है, यहाँ पर पूर्ति की इकाई दिया गया है, यहाँ पर मांग की इकाई दिया गया है, यहाँ पर विवरण दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत है 10 रुपये तो पूर्ति कितना है 100 और मांग कितना है 20, यानी पूर्ति ज़्यादा है तो कहेंगे अतिरिक्त पूर्ति। जब वस्तु की कीमत है 6 तो पूर्ति यहाँ पर पूर्ति क्या है 60, मांग कितना है 60, यानी दोनों बराबर है। जब पूर्ति बराबर मांग बराबर होता है तो संतुलन होता है तो संतुलन दशा। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु की कीमत है 4 तो पूर्ति है यहाँ पर 40 और मांग है 80, यानी मांग ज़्यादा है तो क्या कहेंगे इसको अतिरिक्त मांग, ठीक है। अब इसको ग्राफ में देख लेते हैं। देखिए, ग्राफ है यहाँ पर, इधर है x अक्ष, इधर है y अक्ष। x अक्ष में मांग या पूर्ति लिए, y अक्ष में कीमत लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 6 है तब देखिए यहाँ पर पूर्ति भी 60 है
और मांग भी 60 है, यानी दोनों बराबर है यहाँ पर। तो देखिए कहाँ पर संतुलन हो रहा है, ई बिंदु पर। ई बिंदु पर संतुलन की बिंदु, ठीक है। मांग बराबर पूर्ति, देखिए ये एस एस क्या है, पूर्ति रेखा है, या डी डी क्या है, मांग रेखा है, और दोनों आपस में यहाँ पर बराबर है। तो ये है संतुलन की दशा, ठीक है। अब देखते हैं अगला 17 नंबर कि कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। कुल आगम क्या है, तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पर है कि कुल आगम क्या है, तो कुल आगम किसी फर्म का कुल आगम वस्तु के एक इकाई कीमत तथा कुल बिक्री की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात कुल आगम बराबर बिक्री की इकाई गुना प्रति इकाई मूल्य, ठीक है। अगर इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा, मान लेते कि एक वस्तु की एक इकाई 10 रुपये में बेचता है, तो यदि वह कुल 500 इकाई बेचता है, तो कुल आगम क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर कितना इकाई बेचता है, यहाँ पर 500 इकाई बेचता है, और एक वस्तु की कितना मूल्य है, 10 रुपये। तो 500 कितना होगा, 500 गुना 10 यानी 5000 हो जाएगा। कुल आगम कितना होगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे औसत आगम, तो औसत आगम क्या है, औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम है। इस प्रकार कुल आगम की बिक्री की इकाई की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है, ठीक है। औसत आगम क्या है, जब कुल आगम होता है, कुल आगम से उसकी बिक्री की इकाई कितना है उसको अगर भाग दे देंगे तो कुल आगम निकल जाता है। यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू डिवाइड क्यू। इसको उदाहरण से समझते हैं, यदि वस्तु की कुल आगम 90 है तथा वस्तु की 3 इकाई हो तो औसत आगम क्या होगा, 90 डिवाइड 3 होगा। कितना है क्या, 3, तो 3 3 से 90 यानी 30, कुल औसत आगम हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखते हैं सीमांत आगम। तो सीमांत आगम क्या है, उत्पादक या फर्मों को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में, यदि वस्तु की तीसरी इकाई की कुल आगम है 30 है तथा दूसरी इकाई की कुल आगम में 25 है, तो सीमांत आगम अतिरिक्त कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए अतिरिक्त हो रहा है 30 में से यहाँ पर 25 घटा देंगे तो 30 - 25 यानी 5, यानी सीमांत आगम हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखते हैं अगला 18 नंबर कि भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण को बताए, ठीक है। तो भुगतान संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन वही है जब कोई एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो व्यापार में जो आर्थिक गतिविधि होती है उसके लेखा जोखा को ही कहा जाता है भुगतान संतुलन, ठीक है। तो भुगतान संतुलन से तात्पर्य उस सुव्यवस्थित लेखा जोखा से है जिसके अंतर्गत एक देश का आर्थिक गतिविधि दूसरे देश के साथ संपन्न होती है, ठीक है। अब इसके प्रतिकूल होने के कारण, यानी भुगतान संतुलन प्रतिकूल यानी संतुलन में नहीं होता है, क्यों, कारण निम्नलिखित है। जैसे कि प्राकृतिक कारण जैसे कि भूकंप, अकाल, सूखा इत्यादि भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक प्रकोप प्रभाव से परिवर्तित अर्थव्यवस्था निर्यातों के स्थान पर आयात पर अधिक निर्भर हो जाता है, ठीक है। अगर वस्तुओं का निर्यात कम करेंगे और दूसरे देशों का आयात करेंगे ज़्यादा, तो देश में क्या होगा, देश में वित्तीय बढ़ जाएगी, मतलब वित्तीय घाटा बढ़ जाएगी, तो जिससे कि क्या होगा, भुगतान संतुलन प्रभावित होगा, ठीक है। यहाँ पर तब बजट घाटा बढ़ जाती है, राजस्व घाटा बढ़ जाती है। अगला देखते हैं आर्थिक कारण। विकासशील देश में बड़े पैमाने पर विकास व्यय के लिए भारी मात्रा में आय किए जाते हैं, परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है। अगला है राजनीतिक कारण। देश में अथवा दूर विदेश में युद्धों के कारण या राजनीतिक तनाव में वृद्धि से सुरक्षा व्यय बढ़ता जाता है, तो भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, क्योंकि युद्ध सामग्री के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ता है। जब आयात पर अधिक खर्च करेगा तो खर्चा बढ़ेगा और पैसा कम आएगा, निर्यात कम मात्रा में होगा, अथवा विदेशों में सैनिक भेजने वो सेनाएं रखने पर विदेशी मुद्रा में संपूर्ण व्यय करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, भुगतान संतुलन यहाँ पर असंतुलन होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है 19 नंबर की केंद्रीय बैंक को परिभाषा दे और इसके विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें, ठीक है। केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है जो देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो देखिए देश में बहुत सारे बैंक है, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, और इलाहाबाद बैंक है, इंडियन बैंक है, बहुत सारा है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई करता है, और आरबीआई क्या है, एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है, यानी एक सर्वोच्च संस्था है जो देश के विभिन्न बैंकों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। इसके कार्य को देख लेते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है।
केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य जैसे नोट निर्गमन का अधिकार, देखिए नोट छापने का अधिकार किसको है, केंद्रीय बैंक को, आरबीआई को अधिकार है। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्रहण के रूप में घोषित होते हैं। ठीक है, अगला जैसे कि कार्य है सरकार का बैंकर एजेंट में वित्तीय परामर्शदाता। ठीक है, वित्तीय परामर्शदाता यानी व्यापारिक बैंकों का कुछ भी जरूरत पड़ता है तो उसके लिए वित्तीय परामर्शदाता कौन होता है, आरबीआई होता है। व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में वो सभी कार्य करते हैं जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। ठीक है, ये अगला देखते हैं। अगला है 3 नंबर जैसे कि बैंकों का बैंक, जैसे कि बहुत सारे बैंक है, एसबीआई, पीएनबी है, तो इस सब का बैंकों का बैंक कौन है, यहाँ पर आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकों का लिए कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंकों का अपने ग्राहक के साथ होता है। जैसे कि वाणिज्यिक बैंक का संबंध ग्राहक के साथ जिस तरह का संबंध होता है उसी तरह बहुत सारे बैंकों का संबंध आरबीआई के साथ होता है। ठीक है, ये होता है बैंकों का बैंक। अगला है कि अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता क्या है, जैसे कि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंक या जो सामान्य बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ता है तो कहाँ से ऋण लेता है, तो साधारण बैंक भी आरबीआई से ऋण लेता है, इसलिए इसको केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। जब किसी व्यापारिक बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान कोई से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तो वो केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण मांग कर सकता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 19 का सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आप लोग का सभी प्रश्न का सोल्यूशन इस वीडियो में हो गया है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।